तो बिहार में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो गई हैं और यह समस्तीपुर में उनकी पहली सभा थी। आरजेडी कांग्रेस को खूब यहां से प्रधानमंत्री ने अपने निशाने पर लिया और कहा ये गठबंधन वाले हैं, गठबंधन वाले नहीं, जंगल राज लौटाना चाहते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री ने बीच में सभा में मौजूद लोगों से कहा आपके पास जिन जिन के पास मोबाइल फोन है सब उसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए, लाइट ऑन कर लीजिए उसकी। और उसके बाद कहा जब आपके फ़ोन में टॉर्च आती है, लाइट जलती है, तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। तो ये तरीका था बताने का कि अब बिहार बहुत आगे निकल गया लालटेन युग से। तो अब प्रधानमंत्री की सभा के बाद आपको ये भी बताएंगे कि महागठबंधन में आज प्रचार की शुरुआत तेजस्वी यादव ने कैसे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपको पहले सुनाते हैं। जंगल राज वालों को बिहार दूर रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। जब हर हाथ में लाइट है तो लालटेन की जरूरत क्यों। आरजेडी और उसके साथियों की अब बिहार में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि दोनों जमानत पर हैं और जो जमानत पर हैं ये चोरी के मामले में जमानत पर हैं और अब तो ये जननायक की उपाधि की भी चोरी करने लगे हैं, क्योंकि समस्तीपुर ओरिजिनली जिनको जननायक कहा गया कर्पूरी ठाकुर जी उनकी भूमि है और अब आजकल कांग्रेस जननायक कहती है राहुल गांधी को। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है जो अब बिहार नहीं सहेगा। बिहार में आज से धुआंधार प्रचार अभियानों की शुरुआत हो गई। अब तमाम दलों के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी की तरफ से कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में आज उनकी दूसरी सभा होगी। समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, चिराग पासवान भी थे और बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल, तेजस्वी सब पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी कैसी है यह आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। महागठबंधन वाले चोरी के मामले में जमानत पर घूम रहे हैं और इसी सब पर हम लोग बात करेंगे। मेहमान स्टूडियो में आ गए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौघामकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज कैसे आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपने निशाने पर लिया। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। तो आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी खुद जमानत पर हैं और अब तो जननायक की उपाधि भी चोरी कर लिया। जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए आप। ये दूसरा कैंपेन जो शुरू हुआ है उसकी सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रही है और देखिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल यहां पर रखा गया है। तो ये कौन कौन है इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए तेजस्वी यादव के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो मुकेश सहनी आपको दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम डेजिग्नेट, एक सीएम डेजिग्नेट। और कल ऐसे ही कहा ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, मछली खाते हुए तस्वीर आई थी एक बार उनके साथ। और दो लोग जो बाकी हैं, एक ये आईआईपी पार्टी वाले हैं, गुप्ता जी, आईपी गुप्ता जी, इन्होंने नई पार्टी बनाई जो पीछे हैं, बैठे हैं। और उसके बाद चौथे जो सज्जन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये है कारी शोएब। ये एमएलसी हैं, लालू फैमिली के करीबी बताए जाते हैं। वैसे आरजेडी में सबसे बड़ा मुस्लिम फेस अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो थे, लेकिन अब क्योंकि इनको एक युवा टीम भी प्रोजेक्ट करनी है तो ये कारी शोएब एमएलसी जो हैं उनको हेलीकॉप्टर में लेकर, तो ये सारा आप सामाजिक समीकरण जितना एक हेलीकॉप्टर में फिट हो सकता है वो तेजस्वी जी ने सब कर लिया और वो निकले हैं प्रचार पर। ये बड़ी बात है कि उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, नहीं तो वो बताया जा रहा है 1 महीने से तो पटना के बाहर नहीं निकले थे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मोदी जी की रैली और इधर हेलीकॉप्टर में 15 दिन
तेजस्वी पूरी तरह से आउट थे पूरे कैंपेन से, और अब पता नहीं ये बता के बता पाएंगे कारी साहब कौन है, आईपी गुप्ता जी कौन है। सबका अपना समाज है, सबकी अपनी पहचान है, लेकिन ये जिस तरह से इतनी जल्दी बैकफुट पे आ गए। कल ही तो अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा घोषित किया, और कल ही ये आया कि भाई मुसलमान कहाँ जाएगा। वो एक चल रहा है कि दरी बिछावन समाज एक है, वो इन सब के लिए दरी बिछाता है, वो मुसलमान है। हालांकि मैं मानता हूं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से उन्हीं के साथ रहे क्योंकि उसको भाजपा से लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कैंपेन का जहां से आज नरेंद्र मोदी शुरू कर रहे हैं, अब कर्पूरी ठाकुर जो उनका एक आरक्षण का एक तरीका था, बहुत कम लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस आज आया, लेकिन इस देश में अगर पहला व्यक्ति कोई था जिसने कहा कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए तो उस व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी फॉर्मूला उसको कहा ही जाता है। तो कई मामलों में कर्पूरी ठाकुर को आप कहेंगे तो किसी समय उनका राष्ट्रीय जनता दल भी विरोधी थी, भाजपा भी विरोधी रही होगी, हर कोई मतलब, और कांग्रेस तो खैर अलग अलग समय पे लोगों का विरोध करती ही रही। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जो नीतियां थी, कर्पूरी ठाकुर जिस समाज के उत्थान की बात करते थे, क्या आज भी वो बिहार की विपक्षी पार्टियां कर पा रही? क्या यादवों में भी लालू परिवार के अलावा किसी के पास है? और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये फिर से कट्टा और धमकी उसकी बात करने लगे हैं, तो आप देखिए किस तरह के गाने आ गए वहां से। इसलिए भी, और आज देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था जो उन्होंने पाग पहनी हुई थी, क्योंकि मिथिला को लेकर बहुत सी दूसरी बातें भी हो रही। मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के समय एक संभवतः बलिया वाली जो विधायक हैं भाजपा की, केतकी सिंह, उन्होंने विचित्र सा एक व्यवहार कर दिया था, उससे भी रिएक्शन है। तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे। और जब वो ये कहते हैं कि भाई अब तो लाइट जल रही है मोबाइल की, तो लालटेन की क्या जरूरत है, तो कहां से कहां तक की यात्रा बिहार ने की है वो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। और मुझे लगता है वो हिट करता है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई 20 साल से जिसने नहीं देखा है लालू जी का राज वो क्या जानेगा, उसको भी पता है क्योंकि उसी 20 साल में वो भगाया गया वहां से। कल उन्होंने ये कहा जब वो बूथ वर्कर्स से बात कर रहे थे कि अपने जहां भी आप लोग हैं वहां जाकर के बुजुर्गों से कहिए कि आज के नौजवानों को वो जंगल राज की कहानी किससे बताएं, ताकि जिन्होंने नहीं देखा उनको पता चले। अच्छा, लेकिन सोशल इक्वेशन तो सबको फिट करनी है, एनडीए को भी करनी है। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने मंच से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब समाज का जिक्र किया और कहा कि सबके उत्थान के लिए हमने काम किया है, और जो काम हुआ है वो एनडीए के शासन में ही हुआ है। जो लोग संविधान लेके घूमते हैं, तो राहुल गांधी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने सबके हितों को प्राथमिकता दी। एनडीए ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को आगे बढ़ाया। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गरीबों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, एनडीए सरकार में यह प्रावधान किया गया। सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। अब इसमें बहुत सारी बातें जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। एक अपडेट आपको दे दूं, तेजस्वी जी की जो पहली रैली है वो सिमरी बख्तियारपुर में हुई है यूसुफ सलाउद्दीन के लिए, सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के। तो उनके लिए इन्होंने जाकर के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में शायद ये वहां यूसुफ सलाउद्दीन, उनके लिए उन्होंने अपनी पहली रैली की है। ये बताता है कि भाई उस वोट को हमको एक मैसेज दे करके रखना है। वो जो पीछे आपको लंबे से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वही हैं, इनका हाथ पकड़ के ऊपर दिखा रहे हैं तेजस्वी। अगर इसको हम थोड़ा बहुत सुनवा भी सकें
तो कोशिश करेंगे आपको सुनवाएं भाई। संघर्ष करके ये इस मुकाम आईपी गुप्ता जी को जिताइए, सहरसा विधानसभा से जिताना ना। गरीब अति पिछड़ा समाज के ये बेटे हैं, मेहनत करके संघर्ष करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपकी ताती पान समाज की आवाज इन्होंने उठाने का काम किया, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब लोग इस बार मिलकर के न्याय हम लोग जरूर करेंगे। अब देखिए जो अभी उन्होंने जाति का भी नाम लिया, आईपी गुप्ता जी की तांती समाज है सर, उनका नाम भी उन्होंने लिया। प्रॉब्लम कल जो हुआ, ये सीएम पोस्ट के लिए इनका नाम आगे कर दिया महागठबंधन ने और उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का। इनका वोटर एनर्जाइज होगा, इनका कार्यकर्ता जो है उत्साहित होगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसका काउंटर रिएक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे नॉन यादव ओबीसी, अगड़े और ईबीसी, उनके अंदर एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो सकता है कि वो अगर आरजेडी का चेहरा ये है तो फिर वो एनडीए के पक्ष में लामबंद हो। और दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का नाम आगे करने के बाद एनडीए को उम्मीद ये है कि खास तौर पर ईबीसी जो 36% वोट है बिहार का, उसमें जो बाकी जातियां हैं उनमें यह सवाल उठे कि केवल 2% वाली जाति मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को क्यों यह पद दिया जा रहा है। और ऐसा रिएक्शन मुसलमानों में भी आया, लेकिन त्रिपाठी जी भी कह रहे थे उससे कोई खास लाभ जो है वो होगा नहीं। कुछ जातियां सर, ये बड़ा विचित्र है और कैसे ये पार्टियां साधती हैं। इन आईआईपी की क्यों जरूरत है या मांझी जी की क्यों जरूरत है छोटी पार्टियों की इन बड़ी पार्टियों को, वो अगर आप कुछ फिगर्स में जाएंगे तो उसमें है। ईबीसी में पहले तो कुल मिलाकर 112 जातियां हैं और इनमें से 100 जातियां ऐसी हैं, 112 में से 100 ऐसी हैं जिनका प्रतिशत आबादी का 1% से भी कम है, 1% से भी कम। तो हर जाति का आप छोटी कोई एक नेता नहीं हो सकता। फिर दूसरा जो फिगर है वो ये बताता है केवल 4 जातियां हैं, तेली, मल्लाह, कानू और धनुक, ये मल्लाह जाति से हैं मुकेश सहनी जी, इनकी आबादी 2% से ऊपर है, ओनली 4 कास्ट्स। और ये बाकी जो है, जैसे अब आप देखिए निषाद जो है 3.5% के ऊपर, केवट है 2.8%, लेकिन फिर नोनिया 1.9, लोहार 1.5, नाई 1.1, पनारा 1%। ऐसे माइक्रो छोटी छोटी जातियां जो हैं उनका रिएक्शन क्या होगा मुकेश सहनी को देख करके या तेजस्वी यादव को देख करके, ये सवाल है सर। देखिए कल भी सवाल उठा था, और जो आप ईबीएस कैटेगरी जो है, वो ईबीएस कैटेगरी जो है वो नीतीश कुमार की देन है बिहार की राजनीति में। ईबीसी जो कैटेगरी है, और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जाता है। पिछले चुनाव में भी गया था, इस चुनाव में भी गया था। यदि आप पिछले चुनाव का यदि आप सीटों का आंकड़ा यदि आप लेकर के देखेंगे, तब भी देखेंगे कि सीटों का आंकड़ा भी एनडीए गठबंधन को इस कैटेगरी, ईबीएस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीटों का आंकड़ा इसी के पक्ष में था। तो ये इनका एक कोर वोट बैंक है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, कल से आपने जिसका जिक्र आपने भी किया, एक सवाल तो बिहार की राजनीति में बहुत निकल करके आ रही है कि भाई ये जो 14%, 15% से 17% के आसपास जो मुसलमान वोट है, मुसलमान वोट इन ब्लॉक वोटिंग करता है आरजेडी के लिए, उसको आपने डिप्टी सीएम के बारे में क्यों नहीं किया? उसके लिए आपने कुछ भी बातें नहीं की है। और जो ये बात कह रहे हैं कि इसे इन ब्लॉक वोटिंग करता है, ये बात सही है, लेकिन वो टैक्टिकल वोटिंग करता है। यदि आप देखेंगे कि पिछली बार जहां वो जिताऊ सीट है वहां वो जिता रहा है, सबको एक जैसा वोट नहीं कर रहा है। उसको पता है हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी में वो 5 सीटें जो है वो असउद्दीन ओवैसी को भी दे देता है। और मजेदार बात है कि असउद्दीन ओवैसी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ते हैं, उसके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ पर असउद्दीन ओवैसी का जमानत जब्त हो जा रहा है, वहां पर वो दूसरे आरजेडी को वोट कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी टैक्टिकल वोटिंग है कि नोएडा के उधर आप समझ सके हैं कि नोएडा जहां से शुरू होता है उधर तो जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, और नोएडा से इधर जो है वो बीएसपी को वोट करते हैं। यानी कि उनको जो लगता है कि नोएडा से उधर दिल्ली में जो है वो कांग्रेस जीत रही, तो हमको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुत टैक्टिकल है। एक बात, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, जैसे कल से मैं देख रहा हूं एआईएमआईएम के लोग घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, वो कि भाई क्या हम दरी बिछाएंगे? वो इसीलिए घुमा रहे हैं, और वो 34 सीटों पर लड़ रहे हैं। 34 सीटों पर जानबूझ करके लड़ रहे हैं ताकि अब उनके लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा जिसको हम सीमांचल। वही जानना चाह रहा हूं, क्या मुस्लिम वोटर में भी रिएक्शन होगा
रिएक्शन होगा, हमको नहीं डिप्टी सीएम अनाउंस रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने का नतीजा यह है कि वो असउद्दीन ओवैसी के साथ ज्यादा तरीके से गोल बंद होंगे। लेकिन मैं फिर कैवेट लगा रहा हूं, जहां पर उनको लगता है कि असउद्दीन ओवैसी नहीं जीत सकते हैं, वो आरजेडी के साथ खड़े। तो सर आप हर चीज के बाद फिर बात जाति पे ही आ गई ना, समाज जाति सब हुई। पता नहीं ये लोग समझते हैं कि नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे। बिहार के लोग समझ नहीं रहे, जाति पर ही सारा चल रहा है। और आपने मुस्लिम वोट की बात तो कर ली साहब, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन जैसे हम मुकेश सैनी की बात कर रहे हैं कि 2% पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो हक तो बनता है 2.87 पे चीफ मिनिस्टर बन सकता हो 20 साल, 2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। आप भी ऐसे सवाल करते हैं तो इतना हक तो बन जाता है किसी का। लेकिन कल अशोक गहलोत ने एक बात कही कि भाई उनको डर लगा कि ये जो मुकेश सहनी जिस तरह से बनाए गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, ऐसे और लोगों को भी हिस्सेदारी मिल सकती है। उनको बाद में कहना पड़ा, क्योंकि उनको ये आशंका इस बात की बनी हुई थी कि कोई और जो जाति के लोग हैं, बड़ा जो हिस्सा है, वो भी इस पर काम कर सकता है। और वो पार्टी ने कुछ किया ही होगा, जैसे उनके खुद के ही अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी क्या ईबीसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या अपने 2.5% के रिप्रेजेंटेटिव हैं? अपने 2.5% के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो जो 20 सीट 16 सीट जिस पर काम कर रहे हैं, अगर वो उसमें से आधी भी मिल जाती हैं तो वो उनके लिए बड़ी मदद हो जाएगी। अब तो 13 रह गई, 15 थी, एक पर नॉमिनेशन रद्द हो गया, एक पर कैंडिडेट कल वापस हो गया। 10-12 मैं कह रहा हूँ, वो 8 भी सीटें लाएंगे, जो भी लाएंगे वो उनका उतना ही हिस्सेदारी है। ईबीसी को कोई वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो अपना जितना हिस्सा है वो उतना हिस्सा लाकर दे दें, उसकी मदद उनको मिल जाए, इतना मुझे लगता है। ईबीसी को रिप्रेजेंट करते नहीं करते ये तो बाद की बात है। सर अब ये कल भी चर्चा हुई थी, अब मुझे बताइए कि मुस्लिम वोट और नॉन यादव ओबीसी ईबीसी, ये अब आरजेडी के चेहरा सामने आ जाने के बाद ये किस तरफ कंसोलिडेट होंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जुड़ेंगे। और जो कांग्रेस को जो डर था, जो कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से जो बच रही थी, उसके पीछे कांग्रेस की यही सोच थी कि अगर तेजस्वी यादव को सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे तो यादव की जो लठेत की राजनीति रही है, जो बाकी जाति के लोग जो डरते हैं यादव के सत्ता में आने के बाद, उनके साथ जो मारपीट होती है, जो गुंडागर्दी होती है, तो वो जाति पूरी लामबंद हो जाएगी कि किसी भी तरीके से यादव को सत्ता में आने से रोकना है। और मुझे लग रहा है शायद राहुल गांधी का जो प्लान था कि भाई ईबीसी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, ओबीसी वोट बैंक रहा है, जो महादलित वोट बैंक रहा है, उनको अपने साथ जोड़ना है। और इसलिए तेजस्वी यादव से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। भले ही वो हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव का एक दबाव था, प्रेशर था, तो कल अशोक गहलोत को पत्रकार वार्ता में घोषित करना पड़ा कि भाई तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। और निषाद के बड़े नेता मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि भाई मुझे पहले वो मुख्यमंत्री घोषित करो, भले मेरी सीटें कम करो, तो उन्हें भी घोषित करना पड़ा। लेकिन अब जवाब देना मुश्किल होगा। कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी और मायूसी है कि भाई कांग्रेस ये क्यों नहीं कह पाई कि भाई एक उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, दलित से हम बनाएंगे या दूसरी कोटे से हम बनाएंगे। मुसलमान निश्चित रूप से जिस तरीके से ओबीसी इस बात को उठा रहे हैं लगातार कि भाई मुसलमानों का उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया तेजस्वी यादव ने, या कांग्रेस क्यों नहीं कहती, तो निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव का बड़ा वोट बैंक में एमवाय समीकरण, उसमें वाय को तो आपने साध लिया, एम समीकरण मुसलमानों का जो है उसके अंदर ये नाराजगी जरूर रहेगी। और मुझे लग रहा है उसका असर वोट बैंक में दिखेगा, वो ओवैसी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरे बनाने से जो ईबीसी ओबीसी और जो बाकी गैर यादव वोट बैंक है, प्रधानमंत्री मोदी उसी पे फोकस कर रहे हैं, अमित शाह उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसको पूरा कंसोलिडेट करने की कोशिश। अभी तो एक तस्वीर आपने कांग्रेस पार्टी से भी एक दो खबरें आपको दूंगा बिहार चुनाव से रिलेटेड। सीताराम केसरी याद आ गए, आपको याद है पूर्व अध्यक्ष थे, उनके बारे में कहा जाता था इनको बाथरूम में बंद कर दिया था, एक बार जब अध्यक्ष पद से इनको हटाना था, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के दफ्तर में। तो उनके पुण्यतिथि पर, 25वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी पहुंचे उनको याद करने के लिए। पहली बार याद किया मेरी याददाश्त में, तो वो इसलिए क्योंकि वो बिहार के थे। और जो इनके प्रभारी थे कृष्णा लवरू जी, उनसे यूथ कांग्रेस के प्रभारी का चार्ज छीन लिया गया। तो लोग कह रहे हैं शायद उनको जो नाराजगी गठबंधन में हुई उनकी वजह से शायद उसकी एक पनिशमेंट उनको दी गई है। बिहार चुनाव को लेकर कोई छोटी से छोटी गलती या मौका नहीं चूकना चाहता। देखिए अब राहुल गांधी कहां गए। राहुल गांधी आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी के 25वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। नई पीढ़ी सीताराम केसरी के नाम से शायद अनजान हो, जानती होगी तो बस नाम भर जानती होगी, लेकिन वो क्या थे, उनके साथ क्या हुआ, ये नहीं जानती होगी। एक वक्त था जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, पिछड़े समाज से आते थे, बिहार के रहने वाले थे। सीताराम केसरी का जन्म बिहार के दानापुर में एक केसरवानी बनिया परिवार में हुआ था।
और मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा भली वीपी सिंह ने की हो, लेकिन 27% ओबीसी कोटा दरअसल सीताराम केसरी के दस्तखत से लागू हुआ था 1993 में। फिर आगे जो उनके साथ हुआ वो अब किस्से कहानियों में समा चुका है। 14 मार्च 1998 को कांग्रेस कार्य समिति की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही थी। अभी चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी और दबाव था केसरी जी पर कि वो पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दें, लेकिन पार्टी ने तैयारी कर रखी थी कि पद से तो हटाना ही है, इनको बेइज्जत भी करना है, इनकी फजीहत भी करनी है। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। उन्होंने इसका प्रस्ताव किया और बिना किसी बहस के, विमर्श के, हंगामे के बीच ही उस प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया गया, क्योंकि उद्देश्य केवल नया अध्यक्ष चुनना नहीं था, केसरी जी को अपमानित करना भी था। सभ्य कही जाने वाली इस पार्टी के लोगों ने कहा ऐसा जाता है, अब यहां जानकार और ज्यादा लोग हैं वो बताएंगे, धोती जी की धोती तक खोल दी थी। ये बात मैं आपको बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं। ऐसा ये प्रचलित है, ये ऐसा ही माना जाता है। अब उसका कोई हो सकता है कोई प्रत्यक्षदर्शी हो तो वो आगे कभी उसने कुछ किसी किताब में लिखा हो जाकर के। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त सोनिया गांधी के कहने पर ही सब कुछ किया गया था, क्योंकि उनको अध्यक्ष बनना था और वहाँ पर जो पार्टी का ऑफिस था उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में भी लेना था, तो किसी तरीके से इनको बाहर करना था। कोई कहता है उनको बाथरूम में बंद कर दिया, इस तरीके की बातें वहाँ पर होती हैं। बहरहाल उनको याद आए राहुल गांधी को सीताराम केसरी, ये बात इंपॉर्टेंट है। 25वीं पुण्यतिथि उनकी है। 2000 में उनका एम्स में ही यहाँ देहांत हुआ था 24 अक्टूबर 2000 को। लेकिन मैंने कभी किसी कांग्रेस के नेता को याद करते नहीं देखा है सीताराम केसरी जी को। सर ज़्यादा बताएंगे, मुझे कम मालूम होगा। सीताराम केसरी एक तो कांग्रेस के उस संगठन से थे जिस संगठन का नाम शायद आजकल आप नहीं जानते होंगे केसरी जी के साथ साथ, वो है कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस सेवा दल से कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंड बजाने का काम करता है। आप भी देखते होंगे जब झंडारोहण होता है, वैसे वो सेवा का काम, मतलब उसको बनाया गया था कि वो एक सोशल सर्विस के काम पर करे, लेकिन उसका काम केवल इतना सीमित रह गया कि जब कांग्रेस में झंडारोहण हो या कांग्रेस अध्यक्ष आए तो जो सैल्यूटेशन का काम होता है वो करते हैं। तो उस संगठन से आने वाला आदमी दलित, मतलब इतना बैकग्राउंड भी पिछड़ा, और उसके बाद वो अध्यक्ष वहाँ पर बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने नरसिम्हा राव के बाद। और जब केसरी जी के अध्यक्ष से सोनिया गांधी जी की एंट्री होनी थी तो प्रणब मुखर्जी के प्रस्ताव का आपने जिक्र किया है, कार्य समिति की बैठक में वो हुआ। उससे आगे क्या हुआ, वो प्रस्ताव पारित हो गया, ये सब हो गया, हंगामा हो गया। उसके बाद भी 24 अकबर रोड जो पुराना कांग्रेस का ऑफिस होता है, उसमें गेट के घुसते ही सामने राइट में कांग्रेस अध्यक्ष का ऑफिस होता था। वहाँ सीताराम केसरी बैठे हुए थे अंदर। उस कार्य समिति के बाद भी आखिर वो बैठ गए। सोनिया जी को आना था और उनके बाहर उनका जो एक सेवक होते थे, मैं उनका नाम बोल के, छोटे साइज के, नोनिया, हाँ, तो वो वहाँ गेट पर बैठे हुए थे कुर्सी स्टूल लगाकर, और उनको आदेश था कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है केसरी जी के दफ्तर में। केसरी जी के दफ्तर में, क्योंकि केसरी जी को लगा कि ये उठाकर ही फेंक देंगे, मेरे साथ कुछ और बेइज्जती हाँ बेइज्जती करेंगे, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स में से कांग्रेस के किसी नेता को अंदर जाने नहीं दे, वो बार बार मना कर रहे कि नहीं जाने देंगे। तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं बड़े, वो अंदर जाने लगे। तो अब उनको, उसने सोचा कि इनको क्या रोकना, क्योंकि वो तो उनके घर पर आना जाना होता था। जब कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे तो वो यहाँ पुराना किला रोड पर उनका ऑफिस घर होता था, ये 1/11 या कुछ होता था, जहाँ पर आजकल ये अंडरपास बन गया उसके बगल वाला। तो वहाँ जितने आजकल के बड़े संपादक और जो आपको गोदी मीडिया कहते हैं, वो सब लोग वहाँ गोदी में बैठा करते थे। ये अच्छा, सही बोल, ये अच्छा गोदी में बैठा करते थे, है ना। और उनके पास एक पोमेरियन कुत्ता, मैं ऐसे किसी को अपमान की बात नहीं कर रहा, मैं घटना की नहीं, हम तो कह रहे हैं वाली बात जो है उस समय भी गोदी मीडिया थी जो आज की मीडिया उनके को पास गोदी सुनिए मीडिया सर, वो पोमेरियन तक बात पहुंच गई एक है। छोटा पोमेरियन होता था व्हाइट, छोटा सा, केसरी जी का। तो सबको पहले वो उसकी हाजिरी लगाते थे, सब और जब तक केसरी जी नहीं मिलते थे तब तक वो उसको लेकर बैठे रहते, कुत्ते से मिलते थे, और केसरी जी के सामने भी उसको प्यार व्यार किया करते थे। पोमेरियन को गोदी में ले लेते थे, पोमेरियन को गोदी में लेकर। और हाँ, ये बहुत सारे, वहाँ क्या हुआ जब वो संपादक जी घुस गए हाँ, कमरे में? इसलिए वो याद आ गई। तो संपादक जी को उन्होंने जाने दिया अंदर, और संपादक जी ने मैसेज किया कि भाई अब आप चले जाइए। अच्छा, ये मैसेज स्ट्रिक्ट तरीके से संपादक जी ने केसरी जी को दिया और कहा कि आप पीछे के गेट से निकल जाइए। उनको बाथरूम में बंद करने की कोशिश की, किया गया कि नहीं किया गया वो मुझे नहीं ऐसा पता। कहा जाता है ना? हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो मुझे जानकारी नहीं। लेकिन उनको बाहर, पीछे एक और कमरा होता था, उसके दरवाजे से उनको बाहर किया गया। नाम नहीं बता रहे हैं। और ये फैक्ट क्यों है, क्योंकि उसके बाद
वो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उनको कांग्रेस की केंद्र सरकार में मीडिया एडवाइजर का जिम्मेदारी मिली प्रधानमंत्री की। जो संपादक जिन्होंने कहा उनसे जाकर के आप चले जाइए उनको। सीताराम केसरी को जाने के लिए कहा। ये घटना में इसमें कोई भी मतलब ये फैक्ट्स मैं केवल बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी की मीडिया एडवाइजर। अब इसको छोड़, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उसके बाद इतना बोल दीजिएगा तो सब पता ही हो जाएगा। समझ गया सर, समझ गया। लोगों को सब तो मैं पता केवल ही है, ये घटना बात केवल- आगे हाँ, तो पता ही है। बात बता- तो ये था, आपने पूरा किस्सा बड़ी डिटेल में जान लिया। ये सब क्यों किया गया था? राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया जी को अध्यक्ष बनाने के और लिए। कार्य समिति की बैठक में हुआ वो अच्छा, आप समीर जी कहेंगे बता इसमें सकते सोनिया हैं जी की आपको। क्या गलती? ये तो जो क्या होता है, मोर लॉयल देन किंग जो लोग होते हैं वो अति उत्साह में कर जाते हैं। एक वयोवृद्ध आदमी, उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार पार्टी दफ्तर के अंदर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के साथ हुआ हो, इसके लिए कभी किसी ने खेद प्रकट किया? किसी ने? सोनिया जी ने कभी कहा कि गलत हुआ? उस वक्त कभी किसी को रिप्रिमांड किया कि ये सब कुछ अखबारों में छपा होगा ना? तब मान लीजिए सोशल मीडिया इतना नहीं था, डिजिटल मीडिया इतना नहीं था, अखबारों में तो सब आया होगा, टीवी में भी सब आया था। क्यों नहीं कभी किसी ने खेद प्रकट किया? 25 साल के बाद याद आ रहे हैं राहुल गांधी। कार्य समिति की बैठक में केवल प्रस्ताव पारित नहीं किया। समीर जी थोड़ा सा उसको सोनिया विस्तार से गांधी बता इस पे लेख लिख देती है कि सीताराम केसरी पे एक लेख लिख देती कि किस तरीके से सीताराम केसरी का योगदान रहा। देखिए नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव की तो डेड बॉडी तक कांग्रेस से मुख्यालय में नहीं आने दी गई थी। तो सीताराम केसरी तो खाली एक अध्यक्ष, और सीताराम केसरी एक पिछड़े समाज से आने वाले बेहद गरीब और बेहद ईमानदार कांग्रेस के नेता थे। कोषाध्यक्ष लंबे समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। और जो कहावत चली कि न खाता न बही, जो केसरी कहे वो सही, वो उन्हीं के नाम पे चली कि इतने ईमानदार थे कि उन्होंने अगर ये कह दिया तो वही हिसाब फाइनल माना जाता था पूरा। और वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाई इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में काम किया, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ किया, नरसिम्हा राव के साथ काम किया, कटिहार से सांसद रहे, 5 बार के राज्यसभा सांसद बिहार से वो रहे। इतना ईमानदार आदमी, इतना पिछड़े समाज से आने वाला, गरीबों के लिए काम करने वाले आदमी के साथ जो व्यवहार 2098 में सोनिया गांधी ने किया, उसके बाद उनको इतना झटका लगा कि 2000 में उनकी डेथ हो गई। क्या उसके बाद बीमार पड़ गए कि मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस में मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा। जिस कांग्रेस को मैंने अपना सारा जीवन दिया, सारा पैसा दिया, सब कुछ दिया, वो कांग्रेस में राहुल गांधी ने उनको याद किया, तो ये कहानी भी बताना आपको जरूरी थी। कांग्रेस से एक और खबर है, आपने पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा सम्मान की वापसी की है ना उन्होंने। 2 दिनों में आपने सबसे ज्यादा नाम सुना कृष्णा अल्लावरू, बीजेपी कांग्रेस के प्रभारी बिहार के। कांग्रेस ने कल उनकी जगह मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया। ये यूथ कांग्रेस के और एक और संगठन के प्रभारी थे अल्लावरू जी, और इनको कल आईवाईसी के प्रभारी पद से हटा दिया गया। अब एनएसयूआई के भी प्रभारी थे, अब हटाया गया। तो कल से चर्चा ये है कि क्या किसी बात की सजा मिली है कृष्णा अल्लावरू जी को, क्योंकि इनके बारे में इतना तो अब बिल्कुल क्लियर है कि इनकी वजह से महागठबंधन में नाराजगी थी, और खासतौर पर आरजेडी के लोग बड़े नाराज थे। केवल वही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग खुलकर वहां आरोप लगा रहे हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, या इन्होंने जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया वो ठीक नहीं किया है, इन्होंने किसी की सुनी नहीं है, व्हाटएवर। लेकिन कल से ये चल रहा है कि क्या इनको हटाया जाना इस पद से एक सजा है इनके लिए। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने 1 महीने से तय किया हुआ था, तो 15 दिन के बाद कर सकते थे। चुनाव के बीच में हमको चर्चा करने का मौका क्यों आपने दिया? चलते चुनाव में ये आपने फैसला लिया, इसलिए ये बात उठ रही है सर। देखिए, इसी को कहते हैं बहुत बेआबरू होकर के, बहुत बेइज्जत करके इसको निकालना कहते हैं। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वो चुनाव के प्रभारी थे, स्टेट के प्रभारी थे, इतना दिनों से निगोशिएशन कर रहे थे। निगोशिएशन वो अपने आप तो नहीं कर रहे थे, उनके पीछे तो केंद्रीय नेतृत्व का मैंडेट था। सीधे कहा जाता है राहुल गांधी के आदमी मैं फिर वही राहुल गांधी के कॉन्फिडेंट माने जाते हैं, सबसे ज्यादा नजदीकी थे। कल जाकर के जब उनको हाशिए पर रखा गया, उसी समय लग रहा था कि इनकी कपाल क्रिया होगी। कब होगी हमें नहीं मालूम था। इतनी जल्दी कपाल क्रिया कर देंगे ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, इसके बारे में बिल्कुल ये नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको आप आधिकारिक तौर पर, मैं कह सकता हूं कि हर पार्टियों में ऐसा नहीं है कि पार्टियों में जो प्रभारी होते हैं उनके खिलाफ आवाज नहीं होती है। आज क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के अक्सर होती है? होती नहीं होगी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन एक मर्यादा होती है संगठन की, एक अनुशासन की अपनी मर्यादा होती है, और अपने नेता को आप कैसे बचा करके रखते हैं उसकी डिग्निटी को कांग्रेस पार्टी शायद ये नहीं जानती है। सीताराम केसरी का आपने उदाहरण दिया, जगजीवन राम को हम क्यों भूल जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्यों भूल जाते थे, डॉक्टर, एक मिनट, ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा लेकिन मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं।
राजेंद्र बाबू जब बीमार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह व्यक्ति यदि यहां दिवंगत हो जाएगा तो यहां पर गांधी जी के बगल में हमको उनके लिए समाधि बनानी पड़ेगी। तो जमुना के किनारे ढूंढो कहीं दूर एक जगह जहां पर वो उनका क्रिमेशन किया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ये पुस्तक है और विधिवत वो निकाल करके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ लिखा हुआ है। ये ऐसे नहीं कर। तो गांधी परिवार एक तो ऐसे जो लोग थे उनके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट, और ये पंडित नेहरू के समय है। लेकिन अब राजेंद्र इसकी बाबू बात के साथ है, तो नेहरू का बहुत बड़ा विवाद हमेशा चलता रहा है। इस कृष्णा स्तर लाल तक बरू नहीं तो होता, राहुल और गांधी उसमें के लाल सामने बहादुर शास्त्री को ये जिम्मेदारी दी गई थी। नहीं, मुद्दे पर आते हैं, यही इस अगर मुद्दे इनके पर ऊपर एक्शन हुआ तो ये माना जाएगा कि ये आरजेडी के दबाव में हुआ। मैं बिल्कुल इतना कोई आदमी कैसे साहस कर पाएगा अपनी पार्टी को खड़ा करने का, यदि वो केंद्रीय नेतृत्व का मैंडेट लेकर के जाता है, उसके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। याद आ रहे हैं सीताराम केसरी जी भी, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, तेजस्वी को सीएम, और अब इनकी एक पद से छुट्टी, ये सब। देखिए 1996 में गया था सिवान, देवरिया के लार रोड से मैं सिवान गया था, और वहाँ जब मैं स्टेशन पे लौटते वक्त आया तो स्टेशन पर मैंने लिखा हुआ देखा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मदिन। और आज भी पता नहीं कांग्रेस के लोग या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी राजेंद्र प्रसाद जी को याद करते हैं या नहीं, लेकिन वो ओसामा को याद करते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे को। एक ही है। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि कोई प्रभारी जो होता है वो कैसे काम करता है, तो प्रभारी के ऊपर अगर लोग नाराज नहीं हैं, सब कुछ अच्छे से है, तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। और राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी। मैं कृष्णा अल्लाह वरू जितना उनका विरोध हुआ है, इसका मतलब मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने तय कोशिश बहुत की है। अब ठीक है, उनके ऊपर लोगों ने 2.5 करोड़ 3 करोड़ लेने का आरोप लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि वो आदमी ये सब कर रहा होगा, जो उसकी उम्र है और जिस तरह का भरोसा रहा। ये तो हर किसी पर कोई आरोप लगा लगता ही आरोप। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कृष्णा अल्लाह वरू को जितनी शक्ति आपने दी थी, आपने उनको निष्प्राण कर दिया। आपने उनको राजनीतिक तौर पर वहां पहुंचा दिया कि अगला व्यक्ति अगर वो बनेगा प्रभारी तो अखिलेश प्रसाद सिंह हो जाएगा, जो लालू जी के सामने बैठकर, क्योंकि अशोक गहलोत ने सब तय कर लिया ना उसी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सबक भी है, और जो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसको कहें कि डिसरप्टिव डिसीजंस नहीं ले पाती है पार्टी को ठीक करने के लिए, उसका एक प्रमाण है। और जहां तक रही सीताराम केसरी की बात, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से इतर जिसने भी अपनी कोई सत्ता, कोई औरा, कोई प्रभाव बनाने की कोशिश की, वो या अपमानित हुआ, या पार्टी से बाहर हुआ, या महत्वहीन हुआ। और इसको तय करके कॉकस में किया गया। अब वो कहानियां, बहुत सी कहानियां हैं जो विजय जी, समीर जी बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये कहानियां आपको जो भी जाता रहा है, जो अकबर रोड जाता रहा है, उसको इन कहानियों के बारे में पता है। जो प्रेस क्लब में बैठता रहा है, उनको इस कहानियों के बारे में पता है। और हर किसी को पता है कि गांधी परिवार का एक तंत्र, एक कॉकस काम करता था, और वो कॉकस ऐसे हर नेता को अपमानित करने के लिए सुपारी लेता था। इसको आप समझिए, गैंग की तरह काम करता था। और उसी गैंग में ऐसे पत्रकार हुआ करते थे जो उनके मैसेंजर के तौर पर काम किया करते थे। ऐसे ही लोग प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार बन जाते थे। चलिए, मैं अब आपको थोड़ा कुछ अभी आज जो प्रचार हो रहा है उसका भी एक और अपडेट दे दूं। देखिए, बीजेपी और एनडीए अब जो फॉल्ट लाइंस महागठबंधन की है, खास तौर पर कल सीएम डिप्टी सीएम फेस चुने जाने के बाद उसको उघाड़ने का काम कर रही हैं। तो चिराग पासवान ने कहा, पूछा, वही भाई 18% मुसलमान है, आपको वोट देता है, सारा वोट आपको देता है, कहाँ है वो डिप्टी सीएम की लड़ाई में? और कल भी अलग से बयान दिलवाया गया तेजस्वी यादव से कि और भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे हम जीते तो। आज भी वो एक रैली में गए तो वहां भी उन्होंने वही बात की। तो चिराग पासवान की बात सुनिए। को सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं।
गला बैठ गया चिराग जी का चुनाव में बोल बोल के। खैर, लगातार हमलों के बाद आज की रैली में तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर इशारों में अपनी बात की, कहा कि दूसरे समाज के लोगों को भी हम डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। आज थोड़ा और क्लियर कर दी बात, उन्होंने कहा और समाज और धर्म के लोग भी। सीधे मुसलमान कहने में क्या प्रॉब्लम है यार? आपको 18% मुसलमान वहां का लगभग 70% वोट देता है, इतना तो देता होगा ना सर? तो देखिए ना, मुसहर 3.5% है, वो भी कह रहे होंगे। तेली जो है 3% के आसपास की आबादी है, जो है वो कानू जो है 2.3% की आबादी है। तो ये तो और इनकी आबादी जो है वो बहुत कम की आबादी है। तो वो सब पूछेंगे भाई हमारा क्या और कितनों को बनाएंगे आप, लेकिन धर्म उन्होंने कहा और धर्म के लोगों को भी बनाएंगे। तो उनका कहना यही है भाई, मुसलमानों से वो कह रहे हैं आपका भी डिप्टी सीएम बनेगा, नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी, देखिए एक बात अच्छे से समझिए, कांग्रेस भले मुसलमान को, दूसरी जातियों को, किसी और को कुछ बना दे, राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार के अलावा कहीं नहीं जाने वाली। ये जो मुकेश सहनी है, ये भी जिसको देशज में कल भी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, ये कहा जाता है ऐसा दबाव है कि कनपट्टी पे कट्टा सटा के काम हुआ है, वरना वहां फोटो नहीं लगी होती। वरना कल की प्रेस वार्ता में तेजस्वी जी के बगल में मुकेश सहनी की फोटो नहीं होती। वो तो खबर आगे अड़ गए थे, बोला मैं नहीं जाऊंगा। यही तो कह रहा हूं, तो बाद में हुआ। तो ये सब कुछ मजबूरी में भले ऐलान हो, राहुल लालू जी का फोटो नहीं परिवार, लगा। तेजस्वी जी किसी कीमत पे किसी और को कुछ नहीं देंगे। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो सब कर सकती है, क्योंकि उसने मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनाया। मुस्लिम डिप्टी सीएम अनाउंस करना इन्हीं शब्दों में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है ना, उनको वोट चाहिए, लेकिन हिंदू को नहीं बताना है कि मुसलमान हमारे साथ। इसको समझिए आप, भाई, जो मुसलमान को बताना है कि हिंदू तुम्हारे खिलाफ। जो एनडीए का वोटर है वो तो जानता है ना कि मुसलमान इन्हीं को वोट देता है, मेरा नेता को तो नहीं इसमें देता। कोई ऐसा छुपी हुई बात तो है नहीं। नहीं, छिपी हुई नहीं है, लेकिन जब आप सामने एक प्रत्याशी लेकर आते हैं तो वो बात और ज्यादा फोर्स के साथ आती है ना। पॉलिटिकल नैरेटिव तो ऐसे ही क्रिएट होता है, तो उससे बचने के लिए कोशिश है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि कहीं से कोई वो दरी बिछावन हो जाएगा, कोई कह देगा मुसलमान ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुसलमान 100% लालू जी के परिवार और राहुल जी के परिवार, इनके अलावा किसी और को वोट नहीं देने जा रहा है। जी ठीक है, समीर जी। निश्चित रूप से अभी आज तेजस्वी यादव को भी डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया है अपने भाषण में समस्तीपुर में, और जिस तरीके से अब एनडीए गठबंधन, मुख्यमंत्री तो ठीक है तेजस्वी यादव का, उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुकेश सहनी को डिक्लेयर किया और बाकी नहीं किया, तो अब वह बाकी जातियों को बता रहे हैं कि भाई देखिए, उन्होंने तो अपने तेजस्वी यादव की छाती पर पैर रख के अपना नाम डिक्लेयर करवा लिया कांग्रेस को दबाव देके, बाकी जातियों का क्या होगा? अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बाकी सभी जातियों को हम स्पेस देने वाले हैं। तो भाई ईबीसी की 36% जाति है, 112 जातियां उसमें आती है, तो क्या आप तेली, मल्लाह, कानू, धनुक, उसके बाद मोमिन, जुलाहा, धनिया, कुंजाड़ा, क्या इन जातियों के लोगों को भी कब मुख्यमंत्री बनाओगे? क्या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का आपने जिक्र किया? अशोक गहलोत कल कह देते पत्रकार वार्ता में कि भाई एक मुख्यमंत्री हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, एक दलित मुसलमानों का भी हम समाज से बनाएंगे। देते, 20% आपका दलित है। प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से आता है, राजेश राम, आप कह देते कि भाई हमारा कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री राजेश राम दलित समाज से बनेगा। ना आप दलितों का जिक्र कर रहे हो, ना आप मुसलमानों का जिक्र कर रहे हो, ना आप किसी और ईबीसी का कर रहे हो, सिर्फ मुकेश सहनी का जिक्र कर रहे हो। चलिए, इससे पहले कि कोई बीजेपी के साथ थे। इससे पहले कोई दर्शक आपका जो है वो सोशल मीडिया पर लिख कर पूछ ले, मैं पूछ लेता हूं। ये सारे सवाल इनसे तो पूछ रहे हैं, एनडीए वाले तो यही नहीं बता रहे मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी सीएम तो छोड़िए। नहीं, एनडीए का तो मुझे लगता है कि बहुत साफ है जिस तरीके से चल रहा है कि भाई कह दिया है साफ, अमित शाह जी ने भी कल भी इस बात का जिक्र किया है कि फिलहाल तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी ने कल बोल दिया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कल स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से बीजेपी के जो टियर 2 नेता हैं उनको कहा गया संभालो, ये बात हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं, ठीक ही है, ये बात तो कहना ही चाहिए। नहीं, कहने की बात नहीं है। सच्चाई यही है कि नीतीश जी बाद में जाकर के क्या निर्णय लेते हैं 6 महीना बाद, 5 महीना बाद, 8 महीना बाद, लेकिन ये तो सच्चाई अभी भी है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनते हैं यदि एनडीए सरकार में आती है। आजकल बीजेपी 2-2 उप मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले पर चल रही है ना सब जगह। तो
कई जगह फॉरवर्ड कास्ट के भी बने हैं। बिहार में आधे टिकट बीजेपी ने फॉरवर्ड कास्ट को दिए हैं। बिल्कुल। तो वो भी उनके मन में भी होगी इच्छा कि हमारा मुख्यमंत्री तो हो। अभी तो बना ही रखा था, सिन्हा साहब थे, उससे पहले भी लोग रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से साफ तो एक बड़ा सब कुछ ही interesting साफ होता development हुआ है सर कल। एक देखिए, लाइन साफ बता तो दूं मैं तेजस्वी यादव का भी था ही। हम्म। महागठबंधन में तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। अब वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनती है, वो अलग इशू है। तो एनडीए की तरफ से यदि ये साफ है तो वो तो साफ कहा भी जा सकता है कि भाई नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री नहीं, कल एक बनेंगे। बड़ी बात हुई, चिराग पासवान ने कल बोला सर किसी को कि सरकार बनेगी तो मैं प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनकर लौटूंगा, मैं केंद्र की राजनीति नहीं करूंगा, मैं प्रदेश में वापस चिराग आऊंगा। पासवान ने कहा। चिराग पासवान ने कल बोला किसी एक बड़े केंद्रीय नेता- मंत्री का बिल्कुल। पद छोड़ के डिप्टी सीएम उन्होंने बन बोला गए। कि मुझे बिहार की राजनीति करना है भविष्य के लिए, मैं बिहार लौटूंगा, एनडीए की सरकार बनेगी तो मैं प्रदेश में मंत्री या मुख्यमंत्री क्या बनूंगा। सीन होगा मुझे अगर केंद्र ऐसा की हुआ, राजनीति नीतीश नहीं कुमार करना जी है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम चिराग पासवान? जैसे कल त्रिपाठी जी ने कहा था ना, तो मुझे वो घटना याद आ गई 2004 की, कि जब सेंट्रल हॉल में मैं बैठा हुआ था ऊपर और मनमोहन सिंह, ये जो कांग्रेस का यूपीए को बहुमत मिला था और सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी और सोनिया जी ने अचानक अनाउंस किया कि भाई मैं नहीं बनूंगी, फिर मनमोहन सिंह बने। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों याद आ गया, उन्होंने कल कहा कि नहीं नीतीश कुमार जी खुद अनाउंस करेंगे। नहीं, ऐसे चलिए, अच्छा, ठीक। सीन मैच मुझे किया। आज भी लगता है आप लोग ये कह रहे हैं तो क्या एकदम से निशांत को भूल गए आप लोग? हाँ, कल हमने आपको खबर बताई थी कि अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए रूस के ऊपर कि वो यूक्रेन का युद्ध रोके, उसकी दो बहुत बड़ी तेल कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और भारत इन्हीं दो तेल कंपनियों से तेल खरीदता भी है। इसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया भर में कच्चे तेल का दाम 5% बढ़ गया है। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हम रोजाना 17 लाख बैरल तेल जो है वो खरीदते हैं रूस से। हमारा 60% रूसी आयात से, रूसी तेल का आयात इन्हीं दो कंपनियों से होता था जिन पर प्रतिबंध लगा दिया है और भारत कोई प्रतिबंधित तेल नहीं खरीदता। इससे पहले जहां भी प्रतिबंध लगाया, वेनेजुएला पे लगाया, ईरान पे लगाया, हमने उनसे तेल लेना बंद कर दिया। अब ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं? दुनिया भर में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में इनका 5% का हिस्सा है। इन दो कंपनियों का बहुत बड़ा स्टेक है इनके पास और इन पर बैन लगाकर ट्रंप को यह लगता है कि वो कुछ दबाव में ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत इससे कितना प्रभावित होगा। कल से आप देख रहे होंगे कि ऐसा रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से कैलिब्रेट कर रहे हैं कि हम कैसे, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि कितना तेल खरीदा जाएगा अब इन कंपनियों से। जो हमारी सरकारी रिफाइनरी कंपनियां हैं उनको भी अब कुछ सोचना पड़ेगा। भारत सरकार का कहना यह है कि मान लें हमें रूसी तेल नहीं भी मिलता तो दुनिया भर में और बहुत से वेंडर्स हैं, बहुत से देश हैं जिनसे हम लोग तेल, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको तेल नहीं मिलेगा, तेल तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं से, लेकिन जिस डिस्काउंट पे आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कि अब आप रशिया के साथ जो खड़े थे, अब वो ऐसा, आप दोनों देशों के रिश्तों में ये बात आएगी कि आपने ट्रंप के प्रतिबंध के बाद रूस का साथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया या उतनी मजबूती से हम लोग नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन क्या इससे पुतिन को फर्क पड़ता है, इसका भी कुछ डेटा मैं आपको दूंगा। लेकिन ये पहले इंडिया के हवाले से कल, क्योंकि त्रिपाठी जी काफी सारा डेटा दे रहे थे, तो अब तो ऐसा लग रहा है ना कि भारत को सोचना पड़ रहा है दोबारा रूस से तेल खरीदने। क्योंकि अगर सैंक्शन अमेरिका लगा देगा, यूरोपीय यूनियन लगा देगा, तो उसके कई उससे जुड़ी चीजें होती हैं। बैंक गारंटी नहीं देगा, पेमेंट सेटलमेंट नहीं होगा, कहीं से कहीं जा रहे हैं तो कई तरह के रिस्ट्रिक्शन होंगे, उसकी वजह से इस पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। रिलायंस ने पहले से कह दिया अब सरकारी कंपनियों को भी उसको घटाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें जो लोगों को, भारत के लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। हमने ये तेल खरीदना ही जो शुरू किया है वो 2022 के बाद खरीदना शुरू किया है। 0.2% हम खरीदते थे, हम 40% तक पहुंच गए। यानी हमें जब सस्ता तेल मिला तो हमने उठा लिया। अब जब 5% इसकी प्राइसेज अप हो गई, हमारी कंपनियों के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो पूरा का पूरा लेकर आता है और हमारे देश के लोगों को दे रहा है। हमारे यहां तेल बहुत कम नहीं हुआ, सरकारी खजाने में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें उसका उपयोग हुआ। लेकिन रिलायंस है, नायरा है, ये कंपनियां अपना बड़ा हिस्सा सीधे खरीदकर प्रॉफिट कमाती थी, एक्सपोर्ट करती थी, यानी वो वाले हिस्से में ज्यादा बड़ी कटौती होगी। अब सवाल यह है कि क्या जो कीमतें बढ़ेंगी उससे हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार तुरंत कीमतें अगर बढ़ेंगी भी तो उसका कोई भी, जिसको रिटेल की तरफ नहीं वो ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल अभी कोई ऐसी पिक्चर नहीं जिस पर हम कोई वरीइंग कोई पिक्चर नहीं आती। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर हम 40% सीधे सीधे रशिया से ऑयल खरीदना कम कर देंगे तो हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट खोजने पड़ेंगे जहां ज्यादा महंगी कीमत पर मिलेगा। दूसरा, इस तरह से जब जाएगा तो हमारे ऊपर वो दबाव सिर्फ ये नहीं होगा, हमारे ऊपर दबाव होगा जो अमेरिका दूसरी शर्तें लागू करने की कोशिश कर रहा है, थोपने की कोशिश कर रहा है, उसको भी दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसकी बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ें,
भारत ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए ट्रंप को ये सब करना पड़ रहा है। हाँ भाई, हम अगर पीछे हट जाते तो वो उसको ये इसको नहीं बार लगाना बार ये पड़ता। कहना पड़ेगा, क्योंकि हम जहां खड़े हैं अगर हम मान लेते तो वो क्यों करता। और चूंकि उनकी कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है तो इसके आगे का क्या होगा? क्या यूरोपीय यूनियन के लोग जो वहां से गैस लेते हैं, जो दूसरी चीजें करते हैं, वो लेना बंद कर देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या अमेरिका जो वर्ल्ड का जो ऑयल मार्केट है इतना वॉलेटाइल हो जाएगा तो उसको मैनेज कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, उससे जुड़े हुए सवाल। अच्छा, जो ट्रंप है, इनसे सवाल हुआ कि आपको लगता है कि ये जो आपने कदम उठाया, कंपनियों पर बैन लगाया, इससे कुछ असर होगा? वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि असर होगा, मतलब पुतिन पर इससे कोई प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं लगता, लेकिन हमें कुछ तो करना है ना, कहीं से तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर आपने लंबी दूरी की मिसाइलें दी तो फिर हमारा जवाब बड़ा विध्वंसकारी होगा। एक्चुअली पुतिन का यह बयान तब आया है जब चर्चा ये होने लगी कि अमेरिका यूक्रेन को टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दे सकता है। लेकिन पहले आपको मैं ट्रंप की बात सुनाता हूं, बड़ा मजेदार है। Why do you believe, Mr. President, that the sanctions that you're announcing today will push Putin to the... I don't know that they will. I think that they'll certainly have an impact. They're massive sanctions. It's sanctions on oil. The two biggest oil companies, among the biggest in the world, but they're Russian. They do a lot of oil. And hopefully it'll push... hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. You know, it takes two to tango. अब मैं सर रूसी इकोनॉमी का एक डेटा अखबार में आज पढ़ रहा था। रूस का जो टोटल राजस्व आता है उसका 25% उसका तेल के व्यापार से आता है, ये बात ठीक है। और इन सब के बाद 21% वो रेवेन्यू डाउन हो गया है उसका, लेकिन बाकी 75% मैक्सिमम रेवेन्यू जो है सरकार का वो एक्सपोर्ट से नहीं है, वो टैक्स से है। जो भी उत्पादन रूस के अंदर हो रहा है उस पर जो वो टैक्स लगाते हैं, 60% 70% इकोनॉमी उनकी उससे चलती, इसीलिए उनको इससे परेशानी नहीं है कि आप मेरा एक्सपोर्ट पर अगर रोक लगा दोगे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होऊंगा इससे। और ट्रंप खुद कह रहे हैं मालूम नहीं कितना असर पड़ेगा। वो अचानक एक दिन में कोई फ़र्क पड़ने वाला हो ऐसा नहीं है ना, लेकिन वो दबाव कैसे बनता है कि रूस पर का 21% कम हो गया, भारत को तेल की खरीद जो है रिकैलिब्रेट करना, जिसे आप कहते हैं अच्छे शब्दों में, भारत सरकार को वो करना नहीं, सरकार में मतलब वो जो प्राइवेट कंपनियां वो भी कर रही हैं। और प्राइवेट कंपनियों ने साफ समझा दिया कि बिजनेस इज बिजनेस, ये देश तब तक चलता है जब तक बिजनेस चलता है। इसलिए सबसे पहले प्राइवेट कंपनीज ने कहा कि हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं तो उन पर प्रतिबंध लगा देंगे ये। हाँ, तो मतलब उसका मतलब देश से पहले बिजनेस है ना। आप साफ बात क्यों नहीं करते? देश से पहले बिजनेस है। ये तो अब भारत सरकार की पॉलिसी है सैंक्शन सामान नहीं लेना, तो प्राइवेट कंपनी भी नहीं लेगी। नहीं, आप किसी के साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं, दो बातें होती है ना। लेकिन डिप्लोमेसी में आप कैसे कर रहे हैं, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनको डिफाइन कर रहा हूँ। फाइन प्रिंट उसके क्या है कि रूस पर जो दबाव पड़ रहा है उसके साथ साथ जो उसके दोस्त कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है उस पर भी एक दबाव पड़ रहा है। मान लीजिए बैन कंट्रीज से हम नहीं ले रहे, फिर कहीं और से लेंगे, वो महंगा पड़ेगा, तो एक नए तरीके का दबाव भी तो भारत पर पड़ेगा और भारत के दबाव का भी हिस्सा कुछ रूस पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो उस पर पड़ने वाला है और वो धीरे धीरे इसी तरह से आप नस दबाना जिसे कहते हैं, वो नस दबाने का काम वहाँ पर चल रहा है। भारत कितना उसको फेस कर सकता है, कितना उसके साथ लड़ सकता है, वो सारी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर कह रहे हैं कि भाई हम इसके आगे नहीं झुकने वाले हैं, लेकिन वो दबाव तो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने परसों भी कहा था कि ये रिकैलिब्रेशन का काम, ये तो कल उन्होंने रिलायंस ने कहा है, लेकिन शायद मैंने आपको उस दिन बताया था कि सरकार की तरफ से मेरे को जानकारी मिली कि वो रिकैलिब्रेशन पर तैयार हो गए हैं। तो रिकैलिब्रेशन का मतलब है कि सरकार प्रतिबंध लगाने से पहले ही तैयार हो गई थी कि इसको कम किया जाए। अब वो देश के लिए कितना फायदेमंद है, नुकसान है, ये तो सरकार में बड़े लोग जो हैं वो बैठकर देखते हैं कि किस तरह से किया हमारे लिए सर बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रूस का साथ छूटेगा या मतलब हम उसको थोड़ा पीछे हटेंगे और या हमको महंगा तेल मिलेगा। देखिए, चीन ने एक बात कही है कि जो रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और चीन ने एक ढंग से संकेत दिया है कि वो रूस के साथ खड़ा है। अब ऐसी स्थिति में यदि भारत इस स्टेज पर यदि रिकैलिब्रेशन के नाम पर यदि पीछे जाता है तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा आशंका है कि भारत रूस संबंधों में थोड़ा बहुत, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक लगेगा कि हाँ एक क्राइसिस का टाइम है। और स्वाभाविक है कि यदि प्रतिबंध के बावजूद भी यदि भारत वहाँ से तेल आयात करना जारी रखता है तो फिर लड़ाई अमेरिका के साथ और ज़्यादा ठनेगी।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के ठनेगी, अन्य क्षेत्रों में ठनेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नाटो को जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि आपको भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और भारत के साथ जो टेरिफ वॉर है उसमें आप शामिल हो। ये टेरिफ वॉर एक ढंग से आप ये कहिए कि ये एक ढंग से भारत के खिलाफ युद्ध ही है, व्यापार युद्ध है। व्यापार युद्ध। पूरा वेस्टर्न कंट्री जो है वो भारत के साथ व्यापार इस पर सर आगे और बात करें। बेगूसराय में इस वक्त प्रधानमंत्री की एक सभा हो रही है, वो आपको दिखाते हैं। बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। यहां नौजवानों का जोश है, बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है। ये सिर्फ जनसभा नहीं है, ये बिहार के सपनों का, नए संकल्पों का मेला है, मेला। और इस जनसभा का पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास को, विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है, और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा
सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं, बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आपको अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। साथियों, जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया।
जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। साथियों, मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिहार का नौजवान उन्हें ध्यान से सुने और उन पर जरा गौर करे। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। आज भी 20 साल के बाद भी उस जंगल राज की याद दिलाने में मुनाफा नजर आता है अगर एनडीए को, तो वो क्या दौर होगा। नहीं तो ये इतने पॉलिटिकली जहीन लोग हैं, इनको 20 साल पुरानी बात, तब भी 20 उनको लगता है अभी भी वो बात याद दिलाओ तो हमारे काम आएगी। बिहार में वोटिंग से पहले आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त जारी की गई है, और ये वो योजना है जिसमें महिलाओं को अपना कोई स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर 2 लाख रुपए तक का कर्ज उनको दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कहना है कि बिहार में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए यह आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 4 किस्तों में पैसा जा चुका है। आज 5वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है, और चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा, और एनडीए के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और ये वाकई में एक ऐसी गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। कई सर्वेज में आ रहा है कि वाकई इसका असर हो रहा है। ऑपोजिशन इससे वोट के बदले घूसखोरी कहता है। ऑपोजिशन का दावा है कि महिलाओं के खाते में पैसा जो जा रहा है ये तो उनको कर्ज में डुबोने वाली योजना है, ये पैसा उनको लौटाना पड़ेगा ना। कहते हैं तो आपने कर्ज डाल दिया बिहार की महिलाओं पर। एनीवे, लेकिन एक सर्वे हुआ तो मैं उसका डेटा आपको दिखाता हूं क्योंकि वो महिला वोट से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। रोक के एक लाइन सिर्फ बोल दूं, हम लोग ये बात कर रहे थे और एक कोई सज्जन है, नाम विष्णु जी है, इन्होंने कहा बिहार का जंगल राज झेला है हमने। 1995 में हाजीपुर में मेरे ससुर जी का अपहरण हुआ, 21 दिन बाद
फिरौती की रकम देने के बाद ससुर जी घर आ पाए। उनका आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो मुझे संदर्भ याद आ गया। तो हम लोग जो कहते हैं बार बार ना कि क्यों उसकी याद दिलाई जाती है, तो जो भी लोग जहां देख रहे होंगे, जहां इसकी चर्चा सुन रहे होंगे, उनको वो संदर्भ याद आते हैं। ठीक है, मैं सर्वे की बात कर रहा था, महिला वोट की बात कर रहा था। वैसे भी ये माना जाता है कि जो महिला का वोट है वो नीतीश कुमार जी को ज्यादा मिलता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका काम भी हो सकता है, और दूसरा जो शराबबंदी उन्होंने की। तो अब ये एक सर्वे एस इंडिया एजेंसी का एक सर्वे है। तो इस सर्वे में जो बातें सामने आई हैं, इन्होंने पहले पूछा कि आपने नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना के बारे में क्या सुना है। इन्होंने 4000 लोगों से बात की, 4000 महिलाओं से, और हर समाज वर्ग के लोग हैं उसमें। 85% लोगों ने कहा हाँ हमने सुना है। फिर उन्होंने पूछा क्या आपने इस योजना का फॉर्म भरा है। 94% महिलाओं ने कहा हाँ हमने इसका फॉर्म भरा है। फिर आप में से कितनों को इसका फायदा मिला, मतलब 10,000 रुपया मिला। 61% लोग कह रहे हैं कि हमको पैसा भी आ गया है। तो 94-95% महिलाओं ने फॉर्म भरा, उनमें से 60% लोगों के खाते में पैसा भी आ गया। फिर उन्होंने पूछा आपने इस पैसे का उपयोग कैसे किया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी ने कहा हमने राशन खरीदा 4% ने, किसी ने कहा हमने फर्नीचर खरीद लिया 4% बोल रहे हैं, किसी ने कहा इलाज के दवा के लिए इस्तेमाल कर लिया 1% ऐसे लोग थे, किसी ने घर की मरम्मत करा ली ऐसे 4% थे, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया 10,000 ऐसे 3% थे। लेकिन छोटा व्यवसाय शुरू करना जो इस योजना का मुख्य मकसद है, उसके तहत कितनी लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया, 58%, 58%। अगर एक स्कीम में 58% लोग उसका वो उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए स्कीम लॉन्च की गई, तो ये उसकी कामयाबी बताता है। तो ये एक बात हुई। और 22% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा अभी हमने पैसा खर्च ही नहीं किया है। अब उन्होंने कहा, फिर मुद्दा वगैरह पूछा, वो तो फिर जो जनरल सबके मुद्दे होते हैं वो हैं, लेकिन फिर क्रेडिट आप किसको देते हैं इस स्कीम का, ये पूछा गया। 42% कह रहे हैं नीतीश कुमार, 17% कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और 22% कह रहे हैं दोनों। तो ये 42, 17 और 22 आप जोड़ दीजिए तो 70-80% के करीब जो है ये मामला जो है वो पहुंच जाता है। आज चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे, मूल बात। 45% महिलाओं ने कहा एनडीए, 40% महिलाओं ने कहा महागठबंधन, 5% ने कहा जनसुराज, 10% ने कहा अन्य। अगर आज चुनाव के बीच में सर्वे यह बता रहा है कि महिला वोट पर 5% की लीड है नीतीश कुमार को, तो ये कितना बड़ा है सर? बहुत बड़ा फर्क है। वो मैं सर्वे देख रहा था कि करीब करीब 5% की लीड भी है, और पिछले चुनाव से देखें तो वो 37-38% से 45% पर वो पहुंच रहे हैं जी। इसमें इस सर्वे के मुताबिक यदि हम देखें तो 7-8% का फर्क हो गया है नीतीश कुमार के वोट में, खासतौर से महिलाओं के वोट को भी, महिलाओं के वोट की वजह से। और उसके पीछे ये स्कीम है, स्कीम है। मतलब अभी तो पिछली सरकार में और इसमें बड़ा बदलाव तो ये स्कीम आई है ना, बाकी सब तो काम सरकार के हुए ही हैं, और उससे लीड भी बड़ा फर्क पड़ गया, 45 और 40 का हो गया, जो पहले बराबर सी लीड थी। सर ये भी बता दूं मैं, इसमें जो 4000 महिलाओं से बात हुई, इनकी सोशल प्रोफाइल क्या है? 15% सामान्य, 15% यादव, ये उसी जो वहां का जो कास्ट अरिथमेटिक है उसी अनुपात में है। 15% सामान्य, 15% यादव, 20% मुसलमान, SC ST 20%, नॉन यादव OBC EBC 30%। मतलब उसी सामाजिक समीकरण में उन्होंने किया। 4000 महिलाओं के साथ बात किया, और ये अभी की मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है मेरे ख्याल से 15 से 22 अक्टूबर के बीच का। तो ये एक बड़ा फायदेमंद हो सकता है, जैसे हम लोग चर्चा भी पहले भी कर रहे थे कि भाई वो गेम चेंजर हो सकती है कि नहीं। और मैं देख रहा हूँ 61% लोगों ने उसको यूज मतलब मिल गया है पैसा। हाँ, वो भी एक बड़ी सक्सेस है कि 61% तो बड़ा होता है किसी भी योजना में मिल जाए। तो आज और पैसा ट्रांसफर हुआ ना। हाँ। आज वाला तो इसमें काउंटेड ही नहीं है। देखिए इसीलिए बार बार इधर से कहा जाता है उधर का MY है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा MY दूसरा है। इधर का MY वो कहते हैं कि महिला और यूथ है। और ये सचमुच अगर देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, देश में अलग अलग नेता हुए, बहुत ताकतवर नेता हुए, उनका अपना अपना सबका प्रभाव है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने, जिसको बार बार कहा जाता है आधी आबादी, या जिसको हम कहते हैं कि महिला वोटर को कैसे देखते हैं, उसको इन दोनों नेताओं ने जबरदस्त अपील किया है। बिहार में चाहे वो 40 में 39 वाला हो, चाहे वो अलग अलग समय पर जब ये दोनों आते रहे, तो जो लोकसभा विधानसभा के परिणाम है वो बता रहे हैं कि महिला मतदाता इन पर पूरी तरह से अभी भी भरोसा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर थे, वहां उन्होंने क्या बातें कही हैं। आज वो लोंगेवाला बॉर्डर पहुंचे हेलीकॉप्टर से। लोंगेवाला बॉर्डर मशहूर हुआ था 1971 की जंग में। बॉर्डर पिक्चर आपने देखी होगी ना, सनी देओल वाली, वो वाला बॉर्डर। कल शाम को विशेष विमान से वो एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। फिर वहां शौर्य पार्क, कैक्टस पार्क, लाइट एंड साउंड शो, इस सब का उद्घाटन उन्होंने किया।
आज का दौरा सीमा सुरक्षा और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने पर फोकस था। लोंगेवाला पहुंचकर राजनाथ सिंह ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है केवल। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को हमने ठीक ठाक डोज दे दिया है। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं जाया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पायलट्स ने तो सिर्फ पाकिस्तानियों का हाल चाल लेना चाहा था, इतने में ही पाकिस्तान की दुर्गति हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दल बल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। अब जो तस्वीरें चल रही हैं वो भी आप जरा देखिए। ये एक किस्म का युद्ध अभ्यास ही है। भारतीय सेना और वो भी बिल्कुल बॉर्डर के पास जो है वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुँचे हैं। लेकिन सभी जी, जो भी राजनाथ जी के डायलॉग लिख रहा है आजकल वो बड़े दमदार डायलॉग लिख रहा है। निश्चित रूप से। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार रक्षा मंत्री जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो बयान आ रहे हैं और सारे बॉर्डर एरियाज पे उनका दौरा भी, वो कच्छ में गए थे, तब कच्छ में गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कहा था कि भाई आप यहाँ पर अगर ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो हम यहाँ से भी आपको सबक सिखाने के लिए हमारी सेना तैयार है। और लगातार वो संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ है बस, और अगर आपकी कोई हरकत ऐसी नजर आई तो आपको हम क्या सबक सिखाएंगे आप किसी कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि बार बार ये चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है कि कोई दूसरी हिमायत इस बार मत करना, क्योंकि अब अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह ने जब वो कहा था कि अगर आप गोली चलाओगे तो हमारी तरफ से गोला जाएगा, और उसके बाद जो कहा कि हमारे पायलट तो आपका हालचाल पूछने गए थे उसमें आपकी ये हालत हो गई, तो ये पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि भाई अभी तो हमने मतलब आपका हालचाल पूछा तब आपकी इतनी मतलब खराब पोजीशन में नहीं, इस वक्त वो हर तरफ से पिट रहा है। निश्चित रूप से। और अब जिस तरीके से अभी तालिबान की तरफ से उसकी जो पिटाई हुई, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान खान बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से आंतरिक गृह युद्ध में पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि राजनाथ सिंह का ये बयान पाकिस्तान बार बार को संदेश देने की कोशिश है कि भाई ऐसी दुस्साहस मत करना कि फिर हमें ऐसा कोई काम करना पड़े, और इस बार हम करेंगे तो हम इस बार कोई 4 कदम बढ़कर लौटने नहीं वाले, उसका परिणाम क्या होगा। मुझे लगता है राजनाथ सिंह बार बार ये पाकिस्तान को सचेत। एक खबर बता देता हूं आपको पाकिस्तान की। अभी जो महीने की शुरुआत में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने किए थे, तो अब शहबाज सरकार ने अपने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत ये तहरीके लब्बैक TLP को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये ऐसे वक्त में कदम उठाया गया है जब पाकिस्तान में अक्सर स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इन पर अंकुश लगाने में इस्लामाबाद बार बार नाकामयाब रहा है। लेकिन ये मजबूरी हो गई थी, क्योंकि ये तो सीधा पुलिस से, सेना से भिड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे आसिम मुनीर को और शहबाज सरकार को। दावा ये लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमारे 200 लोग मरे, पाकिस्तान कहता है कि इसमें 15-16 लोग मरे, लेकिन 15-16 भी मरे तो बहुत होते हैं। और इनका प्रदर्शन था क्यों कि तुमने गाजा पर अमेरिका का, ट्रंप का प्लान क्यों मान लिया, इसमें अपने 15 जितने भी लोग थे उनको इन्होंने गोली से मरवा लिया। लेकिन वो हिलरी क्लिंटन की बात सर याद आ जाती है, तुम्हारे पिछवाड़े में अगर सांप है तो एक दिन तुम्हें भी काटेगा। और जब ये कोई इनका पाला हुआ सांप, इसी का पाला हुआ है, सेना का बनाया हुआ ग्रुप है, जब इन्हीं को काटने लगा तब जाके इसके फन पे पैर रखा है इन्होंने। अब ये भारत की तरफ कुछ कर रहा होता तो इनको बड़ा प्यारा लग रहा होता, तब ठीक लगता ना। लेकिन वो जैसे हिंदू धर्म में, सनातन में भस्मासुर का जिक्र किया गया ना, कि जब आप भस्मासुर पैदा करते हैं तो वो किसी न किसी दिन आप पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रॉक्सी वार चलाते रहते तब तक तो ठीक है। अब वो जब वहाँ पर हो गए, वो होता है कि एक बार आप उनको छोड़ देते हैं तो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते।
और जिस तरह का पूरा इस इलाके में अभी ये तहरीके लब्बैक ने जिस तरह का किया सरकार के और सेना के खिलाफ पूरा सर, वो कहते हैं ना चूल्हे हिला देना, हाँ बिल्कुल वो काम किया, पूरा सिस्टम हिला दिया था। तो उनको जरूरी था कि इस पर काम किया जाए, लेकिन उनको भारत की सलाह को मानना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई ये आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाएंगे ठीक तरीके से, ईमानदारी से। अभी तो आप ये लगा रहे हैं, फिर किसी दिन उनके आज भारत भाषण दिखाएंगे आप उन्हीं के। यूएन में भारत ने ये बात कही है, भारत ने कहा इनको कोई एंटी टेरर कमेटी वगैरह में पाकिस्तान को बनाया गया यूएन में। तो भारत ने ये कहा है कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आतंकवाद पर रोक लगेगी जब आपके द्वारा प्रतिबंधित संगठन को बचाए रखने का काम वो व्यक्ति कर रहा है जो अभी इस पोजीशन पर, इस पद पर बैठा है। तो वहां के वो थोड़ा सा आईना दिखाया यूएन को। मैं इजराइल की बात आपको बता देता हूं। इजराइल में मामला उलझता जा रहा है। अब इजराइल में अब अमेरिका और इजराइल के बीच तनातनी हो गई है। इस बार मुद्दा है वेस्ट बैंक, गाजा नहीं, दो हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाजा, जिनको मिला करके एक फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की मांग होती है। अब इसको लेकर के वेस्ट बैंक में जहां अमूमन शांति ही रहती है, वहां पर इजराइल की संसद ने विधेयक पास करा दिया गया कि हम इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा। ये इनकी नेतन्याहू की कैबिनेट से भी ये प्रस्ताव पास हो चुका है। और इसके बाद, और ये तब हुआ जब वहां पर मौजूद थे जेडी वैंस उपराष्ट्रपति, और ट्रंप ने अपनी इज्जत दांव पर लगा रखी है इस शांति समझौते को कामयाब बनाने के लिए। तो बिलबिला गए जेडी वैंस। पहले उन्होंने कहा ये तो मेरी इंसल्ट है कि मेरी मौजूदगी में ऐसा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल। अब नेतन्याहू इस पर खुलकर नहीं बोल पा रहे। नेतन्याहू ये कह रहे हैं केवल कि देखिए ट्रंप साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया है, ट्रंप बड़े लीडर हैं और उनकी वजह से और बाकी मुस्लिम देश जो हैं उनके समर्थन से आज ये जो है गाजा में हम लोग जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे वो हमने किया है। लेकिन खुलकर ये नहीं कह रहे कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे। आपको बता दें 5 लाख लोग बसा चुका है वहाँ इजराइल, यहूदियों को, और सेटलर्स जिनको कहा जाता है, उन पर बड़ा दबाव है कि उनको वापस हटाया जाए। लेकिन ये धीरे धीरे वहाँ पर अपनी आबादी बढ़ा करके उसको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और वेस्ट बैंक जो है वो वहाँ भले ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सत्ता में हो, लेकिन उसकी जो सुरक्षा और ये सब है, पॉलिसिंग वगैरह है, ये सब इजराइल ही करता है। केवल नाम के लिए वहाँ पर वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है या एक आज़ाद या स्वायत्त हिस्सा, आप ज़मीन का टुकड़ा उसको आप कह सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू तो कह रहे हैं हम सब लेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ट्रंप जिस तरह से कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं और उसको जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें बड़ा इशू है। और गाजा पीस प्लान पर हम लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि ठीक है ये हो जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई तरीका हो कि किसी भी तरह से नोबल दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन क्या सचमुच कोई पीस प्लान इस तरह का हो पा रहा है? और ये पहले दिन से कहा जा रहा है कि जो इजराइल चाहता था वो कर रहा है। अब क्या हमास के साथ वो सेटलमेंट प्लान हो पा रहा है? और जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप कोई ऐसा प्लान लेकर नहीं आएंगे जिसमें ये दोनों बैठें, ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार नेतन्याहू कहें कि हमारी ये डिमांड है जो रह गई है, फिर हमास आके कहे कि अच्छा ये वाला है जिसको रह गया। आप एक बार बैठाइए तो सही। अभी तक कोई भी ऐसी पीस डील की कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें एक बार ये लोग बैठे जो पार्टी हैं और वो तय करें कि ये हिस्से कौन बैठ जाता है। कतर बैठ गया, जॉर्डन बैठ गया, मतलब ऐसे ऐसे देश बैठे और उनके बीच में कुछ हो नहीं पाता। तो मेरा ये मानना है कि इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिनको इस पर निर्णय लेना है वो बैठ नहीं पा रहे हैं। भले इसको कतर करे, भले इसको अमेरिका करे, लेकिन सामने बैठाकर ये बात करनी पड़ेगी। अभी तक उसमें कोई सॉल्यूशन, इजराइल का एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है। मैं वो इसी पे आ रहा था सर। अभी एक और बयान बड़ा वायरल हुआ, इनके शायद विदेश मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब हमारे साथ रिश्ते इस शर्त पर बनाना चाहता है कि हम एक फिलिस्तीन राष्ट्र बनने दें, तो आप अपने रेगिस्तान में ऊंटों पर चलते रहिए, हमारे साथ हमें आपके रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आलोचना हो रही है उस बयान की। अब ये वेस्ट बैंक वाला विधेयक पास कर दिया। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी मंशा समझिए भाई। फिलिस्तीन पे जो आप गाजा में और हमास का जो एक्सक्यूज है, मतलब हमास आतंकवादी संगठन है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो सारी लड़ाई क्यों हो रही है? और ये जो वेस्ट बैंक में आपने बहुत अच्छे से बात कही, इस पर पहले भी वो चर्चा हुई है, अभी हमारे यहाँ नहीं हुई, कि सेटलर्स को आप जिस तरह से, ये हिंदुस्तानी जुबान में हम कहें जो आजकल हमारी सरकार में चल रहा है, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। तो वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और वो उस पूरे मुल्क को एक तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो मंशा वो है और इसके लिए वो ट्रंप के आगे नहीं रुकेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, इजराइल जो है जिस तरह की लड़ाई लड़ता है वो उसको वहाँ पर सेटल करके, और पूरा वैसे भी उन्हीं के कंट्रोल में है। हाँ नहीं, अब तो शक ये होने लगा है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू ये पीठ पीछे कुछ और तय करते हैं और टीवी पे आगे कुछ और बोलते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से इसीलिए वो हमास उन पर भरोसा नहीं करता ना।
जिस तरीके से नेतन्याहू की मतलब अपने संसद में बिल पास करा लिया और जेंडी वेंस के वहाँ रहते हुए, तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से ट्रंप के लिए एक चुनौती है। लेकिन नेतन्याहू की भी मजबूरी है, जिस तरीके से हमास ने वहाँ पर अत्याचार किया था, हिंसा की थी, तो अब इतनी लड़ाई के बाद अगर इजराइल की जनता पूछेगी ना नेतन्याहू से कि आपने क्या हासिल किया, तो नेतन्याहू को अपने पॉलिटिकल जो उसकी स्थिति उसको मजबूत करना है, देश में लोकप्रिय नेता बनना और फिर चुनाव जीतना है, तो उनकी मजबूरी की बताए कि भाई मैंने यही हासिल कर लिया है। अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका दोनों के बीच में मध्यस्थता कराना चाहता है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, अब अगर इजराइल वहां से हटेगा तो ये ट्रंप साहब पर गाजा तो बर्बाद कर दिया, क्या ये वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, चढ़ाई करेंगे? बहुत आसान नहीं होगा, हालांकि इजराइल छोड़ेगा नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि अमेरिका चाहेगा कि फिलहाल इस मामले में तटस्थ की भूमिका वो भी निभाए और इजराइल थोड़े कदम पीछे रखे वहां पर।